नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इंडिया का वोट युद्ध आज महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली चुनाव आयोग की, लेकिन उसके पहले यूपी में सियासी घमासान मच गया है। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो छात्रों को लैपटॉप देंगे, विश्वस्तरीय लैपटॉप देंगे। और 2017 में उसके पहले जो हमारी सरकार थी 12 में जो हमने लैपटॉप दिया था, वो आज भी वो काम कर रहा है। इसके अलावा 3 यूनिट फ्री बिजली देंगे और साथ साथ उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल पर भी हमला किया कि आईटी सेल वाले माहौल खराब करते हैं। जो अमित मालवीय हैं उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो उनके ऊपर पहले एफआईआर किया जाएगा। जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, कोविड काल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम कोलैप्स हुए। अगर आपकी सरकार आती है तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ प्रावधान करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्य साथी को जिन्होंने ये सवाल उठाया है। इधर जब से कोविड आया है, लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। और समाजवादी सरकार थी, उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो, और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी। चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रेहन जब अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे, उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी। तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूँ, और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने। लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है, ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए, और जो गरीब किसान है उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे, ये बता दें। हमारा चुनाव आयोग से यही निवेदन अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पे निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। सर, जानकीपुर सरकार एमएसएमई के लिए पीठ जदयू का एक संगठन आपके संगठन से मिला था, उन्होंने भी कई चीजें बताई हैं आप लोगों को। मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत हूँ, क्योंकि जब तक व्यापारियों का और खासकर एमएसएमई वालों का मदद नहीं होगी तो रोजगार और नौकरी कहाँ मिलेगी। तो स्वार्थ हमारा भी है कि कारखाने, उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन वहीं छोटे कारोबार भी हमारे उत्तर प्रदेश में पनपे, आगे बढ़े, तभी जाकर के रोजगार और नौकरी मिलेगी। सर, जानकीपुरम में एक स्कूल बना हुआ आपकी गवर्नमेंट में बना था, अभ्युदय करके। शायद पूरे लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है क्योंकि वो सरकारी स्कूल है जिसमें अंदर रैम भी बना हुआ है, बहुत सारी हाईटेक चीज है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो उस तरह का स्कूल और आप बनवाएंगे? वो मॉडल स्कूल थे, और क्योंकि एक जगह, 2 जगह मैंने बनाए थे, और मैंने विभाग से कहा था कि इस स्कूल को देख करके अपने मानक को बदल लीजिए, और अगर कहीं नए स्कूल बनाने हो, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तो इन्हीं मानकों को लेकर के स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि आज अच्छे स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस स्कूल का आप नाम ले रही हैं, अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी
लेकिन हमारे उसका भी बाबा नाम मुख्यमंत्री बदलने जी की को पढ़ाई कोशिश की लिखाई से गई क्या मतलब है? सर, उसका भी नाम बदलने की कोशिश की गई थी। अड्डा हमारे पब्लिक बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में। एक सैनिक स्कूल नहीं दिया। जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली, सैनिक स्कूल की, मैनपुरी अच्छा किया, मैनपुरी का नाम बदल दिया। कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहाँ सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादियों का। देश के 14.5 लाख कर्मचारी जो है वो बड़ी मांग है। कौन आ रहा सदन में? सर अच्छा, अखिलेश जी, देश में 14.5 लाख कर्मचारी। क्या सवाल है आपका? नहीं, अगर आप यकीन मानिए जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है। ये हमारे मान्यता है। अब बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। नहीं सर, ओवैसी साहब ने कहा है मैं कि ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। नहीं सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जब भगवान जी कह रहे हैं जिताने के लिए तो इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? 14.5 लाख कर्मचारी है। अब आपको एक गाना दिखाऊंगा जो आशू मलिक जी ने गाना। कोई सवाल पूछा आपने? ओवैसी के नाम से नहीं, जो उन्होंने सवाल किया वो कुछ देर तो बस समझ नहीं पाए जवाब कहाँ चला गया। अध्यक्ष जी, आपने बोला कि आप चिकित्सा को और आगे बढ़ाएंगे। जो एम्बुलेंस कर्मी है 108 एम्बुलेंस कर्मी उनकी भी मदद करेंगे। उन एम्बुलेंस ड्राइवरों से कहिएगा इस भारतीय जनता पार्टी को भरोसा मत करिए। समाजवादी ने एम्बुलेंस चलाई थी, जो सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे जिससे कि हमारे गरीबों की वो मदद कर सकें। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि कोरोना के समय पर और कोविड के समय पर जब कोई गरीब को नहीं बैठाना चाहता था अपनी गाड़ी में, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस समय अगर किसी ने मदद की थी गरीबों की तो यही समाजवादी सरकार में चलने वाली एम्बुलेंस ने लोगों की मदद की थी। इसलिए इन ड्राइवर्स की भी मदद करने का काम उन्हें समाजी सरकार ने किया। भरोसा है 14.5 लाख कर्मचारी है। ये मांग है कि पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे कई तो आप देखिए, चुनाव से पहले वादे और दावों का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, तमाम बड़े वादे कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद लैपटॉप बांटेंगे और इसके बाद जो IT सेल के बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा वो तमाम बड़े वादे कर रहे थे कि जो लोग धरने पर बैठे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र लोग हों, बाकी लोग, सभी लोग जो है अपना बूथ मजबूत करो और हम चुनाव में आपकी मदद करेंगे। और चलिए, अखिलेश को सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं, वहां ले चलते हैं आपके पास। की बहन से मिलने गए तो कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे वह संकल्प अंततः पूरा हुआ। भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। तो महाराज जी, अब जबकि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, सवाल ये कि आपका मुख्य मुद्दा जो है, जिसको कहते हैं कि लड़ाई में जाने से पहले एक मुख्य जो होती है, वो क्या होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा या सांस्कृतिक विरासत को सहेजना होगा, अयोध्या, मथुरा, काशी, या राष्ट्रवाद होगा? मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए,
हम लोग जब भी चुनाव में आते हैं राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर के जाते हैं और इन तीनों मुद्दों के लिए आवश्यक होता है कानून का राज। कानून का राज ये हमारी प्राथमिकता है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सबको सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबको सुरक्षा की गारंटी देगी और मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में कोई आतंकी घटनाएं नहीं घटित हुई। हमारी सरकार के समय सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लाखों लोग और प्रयागराज कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। सारा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। ये सब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, इतनी बड़ी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और उन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को लेकर के जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिस बेहतर स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जानी गई है, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना, हर एक को सुरक्षा देना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना, इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है। हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करेंगे। तो महाराज जी, फिर सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे चेंज हुए हैं, फर्क दिखता है, फिर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी अब फ्री बीज की राजनीति में घुस गई है, क्योंकि विपक्ष कहता है, अखिलेश कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा तो बीजेपी ऐलान कर देती है, बिजली के रेट हाफ कर देती है। हमने बिजली के रेट हाफ नहीं किए हैं। देखिए, जो परंपरागत डिमांड थी किसानों के ट्यूबवेल को लेके, अभी तो आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी पीएम कुसुम योजना आने दीजिए। हम बहुत शीघ्र अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि किसानों को सिंचाई की योजना के लिए, देखिए हमारी सरकार ने एक तो उपलब्धि हासिल की कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचन की जितनी क्षमता है 1947 से लेकर के 2017 तक जितनी क्षमता विकसित नहीं हुई, अकेले 17 से लेके 21 के बीच में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी और ये सभी सिंचाई फ्री में है, इसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे पास 67 लाख हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिसमें हमारे पास 67% लैंड प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसमें हम सिंचाई की सुविधा प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं और इसमें तेजी के साथ वृद्धि की जा रही है। हम लोग कार्य योजनाएं तैयार किए हैं कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर पीएम कुसुम योजना लागू करके हर एक किसान को हम सोलर पैनल देंगे। ग्राम पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा फ्री में हम उपलब्ध करवाने की दिशा में कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं, देखिए घोषणा वो करते हैं जिनको करना नहीं होता है, जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और हमने पिछली सरकार ये कुछ भी घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, जब सत्ता थी तब क्या कर रहे थे? तब तो बिजली नहीं दे रहे थे। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का, बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। तो किसान को राहत देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमारी पहले ही प्रचलित थी। अखिलेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने तो अपने समय में बिजली दी ही नहीं प्रदेश में, उनको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब इनकी पहचान अंधेरा है। इनको अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। जीवन एक इंस्पिरेशन था। 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर ही हुई। मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका गुण था एक्चुअली, वो एकदम निडर थी। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गई उड़ीसा में, लोग नाराज थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने।
उनको गुस्सा चढ़ा, खड़ी होकर वो भाषण देने लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की जरूरत नहीं है। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं, चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ी रहीं, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने। और जब सिक्योरिटी वालों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं अभी वी हैव टू मूव यहाँ से, तभी वो वहाँ से हटी, तब तक वो खड़ी रहीं। और वो एक मिसाल थी, एक प्रतीक थी करेज की, धैर्य की, एकदम निडर थी। उनको मालूम था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिसकी वजह से लोग उनके प्रति हिंसक भी हो सकते हैं, फिर भी जो सही निर्णय था उन्होंने हमेशा लिया। एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी, उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी। कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी, मतलब डराती हंसने के लिए। तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता। तो मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन रही वो। What do exactly we mean by women empowerment, empowerment of women, and in what way can we achieve this objective? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है जो हर महिला को फील करना है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है, या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल। मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने रखा है यहाँ कि कुछ आपको सुनाने के लिए भी, हमने एक शक्ति विधान बनाया है। ये हमारा विमेंस मैनिफेस्टो है। इसमें हमने बहुत क्लियरली हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं हम, यंग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं की सेहत के लिए, सब इसमें हमने लिखा है। दूसरा जो एक बहुत पर्सनल है वो है कि अपना एम्पावरमेंट कैसे होगा। अपना एम्पावरमेंट तब होगा जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। हमें अक्सर कहा जाता है कि सहन शक्ति बहुत है, आप सह लो, या महिलाओं का जीवन संघर्ष ही होता है, इसकी आदत बना लीजिए। सही बात है, हम में सहन शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें समझना है कि हर चीज़ का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर है। मैं तकरीबन जहाँ जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है यूपी में पिछले 1.5 साल में, ख़ास तौर से जो बहुत ही भयानक केसेस थे, मैं उनके घर गई। और जब आपने पूछा कि ये लड़की हूँ लाइन, इसके बारे में क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक्चुअली इस लाइन के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो जब मैं उन्नाव में जो हुआ हादसा, जिस लड़की को जला के मार डाला था उसका बलात्कार करने के बाद, जब मैं उसके घर गई तो उसके परिवार से मिली, तो मेरे मन में ये एक बात बहुत क्लियरली बैठ गई कि
ये एक नौजवान लड़की थी, इसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब उसके साथ अत्याचार हुआ, उसने कहा मैं लड़ूंगी। उसका केस उन्नाव में दर्ज नहीं हुआ, रायबरेली गई पास वाले ज़िले में, वहाँ पे केस दर्ज कराया। जब उसको केस लड़ने के लिए या कचहरी में जाना पड़ता था, खुद सुबह 6 बजे उठकर उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेके जाना पड़ता था। ये एक बात मेरे मन में बैठी जब मैं उसके घर से निकली। उसके पिताजी ने मुझे कहा कि उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। और वो लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बावजूद उसके साथ ये हुआ। जब मैं उसके घर गई तो उसके संघर्ष को जारी कौन रख रही थी? उसकी भाभी, एक महिला। मैं दूसरी महिलाओं के घर गई जहाँ पे अत्याचार हुआ था, वहाँ भी महिलाएं लड़ रही हैं। उस लड़की की माता लड़ रही है, या उसकी बहन लड़ रही है, या उसकी भाभी लड़ रही है। सबसे वोकल कौन थी? महिला। तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें। ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो वो जो भावना है, उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये है कि अब अंदर से हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। तो आई थिंक, सॉरी आई आंसर्ड इन हिंदी, आई फॉरगॉट कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। As of now, majority of the current leaders are male, even in Congress party. Wouldn't the 40% reservation of seats be too progressive an approach considering this status quo? Look, if you have to bring about change, you have to take a very strong step. I actually was in favor of 50%. And after discussion, I thought, okay, let's start with 40 and we'll go up to 50. We'll see how this goes. I don't think it's too progressive a step. I think it is the step whose time has come. It is time now for women to stand up, to understand we are 50%. Actually, 40% is not enough. 50 is the right percentage. So I feel very strongly about that. Okay, आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं, और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से। एक और, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नफरत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप कैसे निपटेंगी? नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है उसके सामने
कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों को का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं। इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारे 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह ये है कि जो तमाम हज़ारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के। तो आप देखिए जिस तरीके से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, लेकिन उसके पहले यूपी के तमाम जो सियासी दल हैं वो वादे और दावों की लिस्ट में अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए प्रचार कर रहे, लोगों से खुद मुखातिब हो रहे, उनसे सवाल जवाब कर रही हैं।